देखो अपने लोग पढ़े थे कि हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन में क्या एप्लीकेबल है। तो पहला बात बोला, ये एक एक्सेप्शनल फीचर है कि यहाँ पे इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, एक्सपेक्टेड इनकम पे भी टैक्स लगता है। सिर्फ एक्चुअल इनकम पे नहीं, एक्सपेक्टेड इनकम पे भी टैक्स लगता है। सेक्शन 22 इसका डेफिनेशन सेक्शन है। वो बोलता है एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनिंग देयरटू, जिसका तुम ओनर है, जिसका एसएससी ओनर है, उसके अगर वहां से तुमको कोई कमाई हो रहा है, हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो तुम्हारे बिजनेस एंड प्रोफेशन का हिस्सा नहीं हो, तुम्हारे बिजनेस एंड प्रोफेशन का उसमें यूज नहीं हो रहा हो प्रॉपर्टी, तो फिर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो। यानी 3 बात निकल कर आया, एक तो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक उसका ओनर होना चाहिए तुम, और नॉट यूज्ड इन द बिजनेस होना चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो जो भी इनकम उस घर से आ रहा है, एक्सपेक्टेड या एक्चुअल, वो सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। यानी पहला बात आता है हाउस प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोग पढ़े थे कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग से कनेक्टेड लैंड, लैंड अपर्टेनिंग देयरटू, वो लैंड सराउंडेड बाई वॉल होना चाहिए, रूफ हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड उस लैंड के, उस हाउस प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड अगर कोई लैंड है तो वो भी। बिल्डिंग इंक्लूड्स, बोला गया था आपने कि कोई ब्रिक से बनाओ, स्टोन से बनाओ या मड वॉल हो। बिल्डिंग इंक्लूड रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल हाउस। वैकेंट लैंड इस चैप्टर में कवर्ड नहीं है, ये भी अपने पढ़े थे। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा अगर वैकेंट लैंड भाड़ा पे देते हैं तो। रूफ होना जरूरी नहीं है, यानी ऑडिटोरियम, ओपन स्विमिंग पूल, ये सब पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। परमानेंट स्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन टेम्पररी नहीं चलेगा। परमानेंट स्ट्रक्चर जो यूजफुल पर्पस के लिए हो रहा है। अगर एक बिल्डिंग में बहुत सारा फ्लैट है, देन ईच फ्लैट इज कंसिडर्ड सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई इनकम्प्लीट घर है वो इसमें कवर्ड नहीं है। लैंड अपर्टेनेंट मतलब पार्किंग एरिया, अप्रोच एरिया, बैकयार्ड, काउटी यार्ड, ये सब लैंड का पार्ट माना जाएगा, उस घर का पार्ट माना जाएगा। सेकंड कंडीशन था ओनर होना पड़ेगा, तो तुम्हारे ऊपर टैक्स तभी असेस होगा जब तुम उस प्रॉपर्टी का ओनर है। चाहे तुमको इज नॉट रिसिपिएंट, रेंट तुमको मिल नहीं रहा है तो भी, रेंट तुम्हारी वाइफ को मिल रहा है, बट ओनर अगर तुम हो तो तुम टैक्सेबल हो जाओगे। ओनर बोला था 3 टाइप का होगा, लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर एंड डीम्ड ओनर। लीगल ओनर मतलब पर्सन हु इज द लीगल टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट में उसका नाम है प्रॉपर्टी का ओनरशिप में। बेनिफिशियल ओनर मतलब तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट तुम एंजॉय कर रहे हो, तो फिर तुम बेनिफिशियल ओनर के नाम तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अब आता है मेन वर्ड डीम्ड ओनर। तो यहां बोला था तुम अगर अपने वाइफ को या माइनर चाइल्ड में किसको नहीं लेना है, माइनर मैरिड डॉटर छोड़ के बात हो रहा है, तो तुम अगर अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर भले ही प्रॉपर्टी वाइफ या माइनर चाइल्ड के नाम है, लेकिन उसका रेंटल इनकम तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल माना जाएगा। ये पढ़े थे अपने। लेकिन एक्सेप्शन क्या होगा, मैरिड माइनर डॉटर को छोड़ के बात हुआ था यहाँ पे, और ट्रांसफर बिना कंसिडरेशन के हुआ है, एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर हम उससे प्रॉपर एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए हैं तो फिर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है टैक्सेबल भी उसी के हाथ में हो। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट, हम बोले थे अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसा है जो डिविजिबल नहीं है, 3-4 लीगल ओनर है उसके, एक सिंगल ओनर कोई नहीं हो पाएगा, डिवाइडेड नहीं है प्रॉपर्टी, तो फिर जो उस प्रॉपर्टी को हेल्ड करके रखा है होल्डर ऑफ द इम्पार्टेबल स्टेट, उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ये सब पढ़े थे, हम 5 मिनट में केवल रिकैप ले रहे हैं। फिर अपने पढ़े थे प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी या सोसाइटी या एनी अदर एसोसिएशन। तुम अगर मेंबर के रूप में प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहा है तो भी वो मेंबर ही एसएससी माना जाएगा, मेंबर ही टैक्स देगा।
भले ही प्रॉपर्टी उस एसोसिएशन, उस सोसाइटी या कंपनी के नाम है। जो लिखा प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी, प्रॉपर्टी सोसाइटी और अदर एसोसिएशन टू whom the building or part is allotted or leased under हाउस बिल्डिंग स्कीम। तो फिर वो जो मेंबर है वही डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, मतलब मेंबर के हाथ में टैक्सेबल हो। A person who acquires property under 53 or transfer of property, a person is allowed to take retain possession of any building in part performance of a contract. The deemed as the owner of that building. तुम कुछ पार्ट परफॉर्मेंस की और उसके बदले में हम तुमको अपना प्रॉपर्टी दे रहे हैं यूज करने के लिए। तुम मेरे को कुछ करके दियो, बदले में हम तुमको अपना प्रॉपर्टी यूज करने दे रहे हो, तुम उससे भाड़ा कमा रहे हो, तो तुम ही डीम्ड ओनर माने जाओगे। तो तुम प्रॉपर्टी का पोजीशन लियो, हैज पार्टली परफॉर्म्ड और प्रॉमिस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तुम पार्टली परफॉर्म कर चुके हो कॉन्ट्रैक्ट या रिमेनिंग पार्ट परफॉर्म करने का प्रॉमिस कर रहे हो, और वो प्रॉपर्टी तुम्हारे पोजीशन में है अभी, तो फिर माना जाएगा कि तुम ही ओनर हो। यानी यह एक पॉइंट है, हम तुमको अपना घर बेचा, तुम हमको अभी तक 50% पेमेंट दियो, हिसाब से जब तुम हमको 50% पेमेंट दियो बेटा, तो तुम ओनर तो नहीं हुए ना अभी तक, बाकी 50% तो देना बाकी है ना। और एक्चुअली में ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है? जब पूरा पैसा दे दोगे अभी हम तुमको मालिक होने देंगे। हम पागल थोड़ी ना तो तुमको 50% में मालिक होने दे देंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि तुम 50% दे दिया, बाकी 50% बाद में दोगे। ऑन डॉक्यूमेंट तो तुम मालिक नहीं हुए, लेकिन एक्चुअली में क्या लग रहा है? इसके हाथ में प्रॉपर्टी टैक्सेबल होना चाहिए। बोलो, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी दिया, 50% पेमेंट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है बाकी 50% 6 महीना बाद दोगे, तो अभी इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन? वाई सर। हाँ, डीम्ड ओनर वाई। देखो मालिक एक्स ही है, ऑन डॉक्यूमेंट एक्स ही मालिक है, लेकिन इस चैप्टर के पर्पस के लिए वाई को डीम्ड ओनर मान लें। बात क्लियर? हाँ सर। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वाइटल फॉर योर एग्जाम। अगर हम तुमको लीज पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वो लीज 12 साल से ऊपर गए, तो जिसको लीज पे प्रॉपर्टी मिल रहा है वही डीम्ड ओनर मान लिया जाए। सर 12 साल के ऊपर में एक एग्रीमेंट में कि बार बार ऑप्शन हो सकता है। हम एक बार एग्रीमेंट किया 5 साल का और हम बोला 3 बार इसको रिन्यू करेंगे, उस एग्रीमेंट में लिख दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 साल ना। एक बार 5 साल का ही हुआ है, लेकिन उस एग्रीमेंट में लिखे कि और 3 बार रिन्यू होगा, तो टोटल 15 साल का हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो ये 12 के ऊपर हुआ तो तुमको प्रॉपर्टी लीज पे मिला, तो तुम इसके डीम्ड ओनर क्या लाओगे? सर अगर 1-1 साल का 12 कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो भी, लेकिन अगर 11-11 महीना का 15 कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हिसाब से 15 × 11 महीना करो तो 12 साल से ऊपर ही हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम डीम्ड ओनर नहीं कहलाओगे। तो यही एक मात्र एक्सेप्शनल पॉइंट याद रखने लायक है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट, 2 नियम है यहाँ पे, एक तो टोटल मिला के लीज एग्रीमेंट 12 साल क्रॉस कर रहा है, सिंगल या रिन्यूएबल जैसे भी हो, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या था कि जब भी वो रिन्यू हो रहा है फॉर मोर देन 12 मंथ पीरियड के लिए रिन्यू हो रहा है। ठीक बात? तो यहाँ पे क्या लिखा? A person who acquires any right of any building or part thereof by way of lease agreement for a period not less than 12 years is deemed owner of that building. A lease period should not be less than 12 years. और दूसरा कंडीशन क्या बोला? वो जो रिन्यूअल बात हो रहा है वो 1 साल से ऊपर का रिन्यूअल का बात हो रहा है, 11-11 महीना का नहीं, 10-10 महीना का नहीं। ठीक? और तीसरा कंडीशन क्या है? सब प्रॉपर्टी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, ओन बिजनेस की प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। अगर हम इस प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं तो फिर वो इस चैप्टर में टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा। ठीक बात? सर यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यूज होना मतलब क्या है? सर आप उसको अपना गोडाउन बना रखे हो,
आप उसको अपना शोरूम बना रखे हो, आप उसको अपना ऑफिस बना रखे हो गया ना अपने बिजनेस में यूज, है ना। हाँ सर। या फिर आप अपने एम्प्लॉइज को लेट आउट किए, सर आप तो भाड़ा कमा रहे हो, ये तो लेटिंग आउट हो गया, आप एम्प्लॉइज से भाड़ा कमा रहे हो, ठीक बात है हम भाड़ा कमा रहे हैं, लेकिन अपने स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए हम एम्प्लॉय को दिए। मेरा मेन पर्पस भाड़ा कमाना नहीं है बेटा। नॉर्मली अगर वो प्रॉपर्टी 15,000 भाड़ा पे लगता ना, हो सकता है मैं अपने एम्प्लॉय को 6-7 हज़ार रुपये महीना पे दे रखे, तो एक्चुअली में मेरा कमाने का मोटिव नहीं है। मेरा एम्प्लॉय घर के बगल में, ऑफिस के बगल में, अगर उसको घर मिल जाएगा रहने के लिए, मेरे बिजनेस को फायदा होगा, उसका आना जाना ईजी हो जाएगा, वो काम में ध्यान दे पाएगा। तो ये भी मेरा बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज होना है। सर आप भाड़ा कमा रहे हो, वो इनकम कहाँ जाएगा बेटा? 2 तरीका है, या तो आप जब पीएल बनाओगे ना अपना, तो जितना भाड़ा कमा रहे हो उसको यहाँ पे क्रेडिट में दिखा दो, लेटर ऑफ प्रॉपर्टी टू एम्प्लॉय बोल के, इनकम की तरह, और उस प्रॉपर्टी के लिए आपका जो भी खर्चा हो रहा है वो आप एक्सपेंस में दिखा दोगे। मतलब आपको बैलेंस शीट पीएल में लेके जाना पड़ेगा उसको, फाइनल अकाउंट। या फिर दूसरा तरीका है, मान लो मेरा खर्चा लग रहा है उस घर को मेंटेन करेगा 1,75,000 रुपया साल का, और हम भाड़ा कमा रहे हैं एम्प्लॉय से 1.5 लाख, तो हम क्या कर सकते हैं पीएल में 1,75 महीने 1.5 करके 25,000 का खर्चा रख सकते हैं। तो आइधर हम पूरा 1,75 को खर्चा दिखा के 1,25 को इनकम की तरह दिखा ले, या फिर हम कमाई में से खर्चा माइनस करके जो खर्चा बच गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जगह क्या होगा बेटा, आपका इनकम होगा ही नहीं, फाइनली नेट प्रॉफिट नहीं होगा आपको इस हाउस प्रॉपर्टी से। हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ना 1,000 क्वार्टर का एक बिल्डिंग बना दिया, 1,000 क्वार्टर उस बिल्डिंग में। जनरली हमको पूरा साफ सफाई हेन टेन सब मेंटेनेंस का साल का 2 लाख रुपया लग रहा है। हम 1,000 क्वार्टर बनाया, हम अपने एम्प्लॉय से 100 रुपया करके ले रहे हैं। हम कितना ले रहे हैं अपने एम्प्लॉय से हिसाब से? 1 लाख, लेकिन मेरा खर्चा लग जा रहा है 2 लाख। तो यहाँ पे मेरा कमाना मोटो नहीं था, मेरे को लगा था स्टाफ अगर बगल में रह जाएगा तो बढ़िया है, तो सर पैसा ले ही क्यों रहे, फ्री में ही दे देते। अरे बेटा जी पूरा फ्री में देंगे ना तो सब जिनको दरकार नहीं है वो भी ले लेगा क्वार्टर, और हम चाह रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जिनका घर बहुत दूर है, आने जाने में दिक्कत होगा, दूसरे स्टेट से आके मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको हम भाड़ा पे देना चाहते हैं। तो हम अपने एम्प्लॉय से थोड़ा भाड़ा लिए, लेकिन सर भाड़ा ऑलवेज आपका खर्चा से कम ही होगा, आपका भाड़ा कमाना मेन मोटो था ही नहीं। बात क्लियर? हाँ सर। एक और बोला लेटिंग टू गवर्नमेंट एजेंसी, सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी बोला है। सर आप बैंक को, नेशनलाइज बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक को, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, आजकल एक्साइज ऑफिस खत्म हो गया, अब जीएसटी ऑफिस आ गया, रेलवे स्टाफ क्वार्टर्स, ये सब के लिए आप अपना जगह दे रहे हो। आप एक बहुत बड़ा फैक्ट्री प्रेमाइसेस बनाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आउटसाइड एरिया में है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं, उनको भी क्वार्टर दे रखे हो आप, तो आपको लग रहा है आपके स्टाफ को बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वो लोग का फैक्ट्री तो एकदम आउटसाइड एरिया ऑफ द सिटी या टाउन या विलेज है। और ये सब जो ऑप्शन है, बैंक के ऑप्शन, पुलिस स्टेशन के ऑप्शन, पोस्ट ऑफिस, ये सारे ऑप्शन तो बहुत दूर मिलेंगे। तो आप उनको गवर्नमेंट एजेंसीज को अपने यहीं पे भाड़ा पे जगह दे दिए, ये भी आपका बिजनेस को स्मूथ रनिंग के लिए ही हो रहा है। इनसे आप जनरली उतना नहीं कमा रहे हो, लेकिन आपके बिजनेस को आराम रहे, आपके एम्प्लॉयज़ को सुख सुविधा रहे, इसलिए आप कर रहे हो। तो अगर आप गवर्नमेंट एजेंसी को भाड़ा पे देते हो तो वो भी आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट हो। ठीक है ना? हाँ सर। लेटिंग आउट टू एंसिलरी यूनिट्स, वेयर एन एसएससी लेट आउट इट्स प्रॉपर्टी टू एंसिलरी यूनिट्स विच मैन्युफैक्चरर्स कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय द एसएससी। तुम्हारा गाड़ी बनाने का बिजनेस हो, गाड़ी में एक पार्ट लगता है, वो पार्ट तुम चाहते हो कि कोई कंपनी तुम्हारी फैक्ट्री प्रेमाइसेस एरिया में अपना फैक्ट्री खोल ले और वो पार्ट बनाए और तुमको सप्लाई करे, तो तुम उसको भाड़ा पे दे दिए वो जगह, वो वहीं वो पार्ट बना रहा है और वो पार्ट तुम्हारी मेन एक्टिविटी में काम आ रहा है। कोई एक पार्ट बना रहा है जो तुम्हारी गाड़ी में लग रहा है। सर दिस इज ऑलवेज बिजनेस प्रोफेशन इनकम। तो सर आप गवर्नमेंट एजेंसी को दो, किसी एंसिलरी यूनिट को जो तो आप को पार्ट बना के दे रहे हैं, या अपने एम्प्लॉय को दो, ये तीनों ही केस में क्या होगा, यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन माना जाएगा। और जैसे यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन माना जाएगा, इस चैप्टर में टैक्सेबल
नहीं होगा। सो इसके अलावा एक बात यहाँ लिखा नहीं है, बट वो तो कॉमन सेंस था कि आप अपना ऑफिस, गोडाउन या शोरूम बना लो, वो तो ऑब्वियसली यूज फॉर बिजनेस ही माना जाएगा। तो ये 3 तो अदर मैटर था। यहाँ नॉर्मल बात तो पहले ही बोल दिया कि आप गोडाउन, शोरूम या कुछ बनाते हो, यूज करते हो ओन बिजनेस में, वो तो है ही। उसके अलावा अगर ये 3 भी काम कर रहे हो, आप अपने ही एम्प्लॉय को लेट आउट कर रहे हो, गवर्नमेंट एजेंसी को लेट आउट कर रहे हो, या एंसिलरी यूनिट जो आपको बना के देगा उसी को लेट आउट कर रहे हो, ये तीनों भी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन माना जाएगा। ये शायद अपने लास्ट क्लास में नहीं पढ़े थे, है ना? आज अच्छे से समझ लिए चीज। तो एसएससी लेट आउट द प्रॉपर्टी फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स ओन बिजनेस। तो एनी एसएससी कैरीज ऑन बिजनेस प्रोफेशन इन हिज ओन हाउस प्रॉपर्टी, यही वाला बात बोलना चाहता था। खुद का ही बिजनेस चला रहे अपने ही हाउस प्रॉपर्टी में, फैक्ट्री, शोरूम, गोडाउन, ऑफिस, शॉप, तो वो तो है ही। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक एसएससी है, उसका बिजनेस ही है प्रॉपर्टी भाड़ा पे देना। बताओ ये कौन से हेड में जाएगा? हम लेट आउट नहीं करते हैं प्रॉपर्टी, मेरा यही कमाई का सोर्स है, कहाँ जाएगा बताओ? ट्राई करो, ट्राई करो। अरे बोलो ना बाबा, जो मन में आंसर आया कुछ तो आया होगा। हम अपना ही प्रॉपर्टी, मेरा ही काम ही है, हम प्रॉपर्टी बनाता है, भाड़ा पे लगाता है, यही मेरा बिजनेस है। बोलो। पीजीबीपी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम एक बात भूले, हम 3 बात किया था। हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल होने के लिए 3 रूल क्या है? पहला रूल, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा रूल, हम उसका ओनर होना चाहिए। और तीसरा रूल, यूज इन द ओन बिजनेस होना चाहिए। क्या यहाँ पे यूज इन द ओन बिजनेस हो रहा है? सर यूज इन द ओन बिजनेस नहीं होना चाहिए। सर आपका काम है भाड़ा पे लगाना, आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो क्या उसको? नहीं ना, अपने बिजनेस में यूज करते तो पीजीबीपी में जाता। अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे तो भाड़ा पे देने के काम करते हैं, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अगर आप बेचोगे उससे जो प्रॉफिट आएगा वो पीजीबीपी में जाएगा। लेकिन अगर आपका काम भाड़ा पे लगा नहीं है और आप भाड़ा ही कमा रहे हो, फिर भी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, क्योंकि वो तीनों क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। हाउस प्रॉपर्टी है, आप उसके ओनर भी हो और अपने बिजनेस में यूज नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये कहाँ जाएगा? ऑलवेज हाउस प्रॉपर्टी। कुछ और स्पेशल केसेस का बात करते हैं फटाफट। फॉरेन प्रॉपर्टी का क्या होगा? अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी विदेश में है, सिचुएटेड अब्रॉड, तो एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल एज। अगर तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो ऑलवेज टैक्सेबल है। अगर तुम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो, तो अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो टैक्सेबल है, नहीं तो नहीं है। याद है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में ये रेसिडेंशियल स्टेटस में ये पढ़ चुके हो, है ना? हाँ। तो ये बात ध्यान रखना। अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप है तो, अगर ओनरशिप में डिस्प्यूट चल रहा है, कौन किसके मालिक? सर जिसके हाथ में इनकम रिसीव हो रहा है, जो प्रॉपर्टी का एंजॉय कर रहा है पोजीशन, गवर्नमेंट बोलेगा भैया तुम टैक्स दे दो, मेरे को नहीं मतलब है। डिस्प्यूट चल रहा है वो तुम सेटल करते रहो अपना। जिसके हाथ में भाड़ा आ रहा है या जो प्रॉपर्टी का पोजीशन ले रखा है, केस चल रहा है तो चलने दो। हमको एक जन को टैक्सेबल करना जरूरी है, हम टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अगला वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट रेंट। क्या होता है कंपोजिट रेंट? सर आप सिर्फ घर का भाड़ा नहीं कमा रहे हो, आप वहां पे पानी का सप्लाई दे रहे हो, उसका भी पैसा कमा रहे हो, आप इलेक्ट्रिक का भी पैसा कमा रहे हो, आप फर्नीचर भी दियो साथ में, घर के फर्निश्ड फ्लैट दियो, फर्नीचर का भी भाड़ा कमा रहे हो, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन,
कंपोजिट मतलब सिर्फ घर का भाड़ा नहीं, उसके साथ कई एक एम्यूनिटीज या एसेट्स का भी आप भाड़ा कमा रहे हो, फैसिलिटीज का भी। तब क्या होगा? तो क्या लिखा देखो, कंपोजिट रेंट का मतलब बताया, टुगेदर विथ रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग के साथ साथ इफ ओनर इज गेटिंग चार्ज फॉर अदर सर्विसेज और अदर एसेट्स, सर्विसेज या अदर एसेट्स बिल्डिंग के साथ दे रहे हो, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, तो अमाउंट सो रिसीव्ड इज टर्म्ड एज कंपोजिट रेंट। हम दरबान का भी पैसा तुमसे ले भी रहे हैं, मिला के ले रहे हैं, टोटल मिला के तुमको दरबान का भी फैसिलिटी दे रखी है, तो हो गया कंपोजिट रेंट। तो रेंट फॉर बिल्डिंग प्लस रेंट फॉर एसेट या रेंट फॉर बिल्डिंग प्लस रेंट फॉर सर्विसेज, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? बोल रहे रेंट इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर एम्यूनिटीज और सर्विसेज लाइक गार्डन फैसिलिटी, फूड, लाइटिंग एक्सेट्रा और अदर सेपरेबल एसेट्स लाइक मशीन, प्लांट, फर्नीचर। If the owner of the house property get composite rent for both property as well as services rendered or other separable asset, such composite rent shall be treated as under. क्या होगा? Sir, some receive for use of building, वो income from house property में जाएगा, लेकिन some receive for other amenities और other separable asset, वो PGBP या other source में जाएगा। यह वर्ड यूज कर रहा था सेपरेबल, माने अलग करके भाड़ा गिना जा सकता है। तब हम तुमको बोल के ले रहे हैं बिल्डिंग का भाड़ा 15,000 और अदर फैसिलिटीज का और 5,000, यह अलग अलग हो रहा है ना फिगर दोनों, तो 15,000 कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और बाकी 5,000 अगर आपका वही काम है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन और ऐसे ही टेम्पररी कभी कभी दे देते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बात क्लियर है ये वाला जो हम बोल गया? बात क्लियर? However, if segregation of composite rent is not possible, then the whole amount will be taxed either under the head PGBP or income from other source. Whole amount. आप बड़े बड़े मॉल में देखते हो, मॉल में दुकानें भाड़े पे दी जाती है। हाँ सर। सर एक मॉल में 1,000 दुकान भाड़ा पे दिया, सर मॉल में ना सिर्फ दुकान का भाड़ा नहीं कमाता है सर, उतना सा जगह का भाड़ा 1.5 लाख रुपया नहीं होता कभी भी। मॉल में जितना जगह दिया उसमें 70,000, 80,000, 90,000, 1.5 लाख ऐसे भाड़ा होता है। क्या उतना सा जगह तुम बाहर कहीं लेते तो 1.5 लाख भाड़ा लगता है क्या? 70-80,000 भाड़ा लगता है क्या? मॉल में जितना सा जगह मिलता है तुमको लगता है क्या? नहीं लगता ना। नहीं। तो क्यों ले रहे सर इतना भाड़ा वो लोग? वो अंदर का सारा बहुत लोग आएंगे ना। एक जन बोलो, क्या बोलो? एक जन बोलो। अंदर का सब कुछ यूज कर रहे ना, जैसे वो एक्सकेलेटर, लिफ्ट, हाँ, उसके अलावा एसी, सेंट्रलाइज्ड एसी, उसके अलावा गेट के ऊपर दरबान रहता है जो तुमको मशीन से चेक करके अंदर आने देता है, प्लस मार्केटिंग। हाँ प्लस मार्केटिंग, क्योंकि वहाँ पे जो भी मॉल में लोग घूमने भी आ जाते हैं ऐसे ही। बहुत जन होते हैं ना, बहुत जन ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में इतना फुर्सत है, कोई काम नहीं, चलो मॉल घूम के आते हैं। मेरा एक कजन भाई था, वो क्या करता था पता है? गर्मी के सीजन में जब कलकत्ता आता था ना, वो रहता है सिलीगुड़ी एरिया में और उस एरिया में, तो उसको गर्मी में जब कलकत्ता आना होता था ना, कोई मजबूरी में, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, उसको बहुत पसीना आता है, ऊपर से वो पहाड़ी इलाका में रहता है, तो यहाँ का थोड़ा ही गर्म उन लोगों को बहुत ज्यादा गर्म लगता है। वो क्या करता था पता है? मॉल में चला जाता था, थोड़ा देर यहाँ घूम लिया, थोड़ा देर उस दुकान में घूम लिया, थोड़ा देर बैठ गया, दोपहर का 3-4 घंटा वहां काट लेता था। मेरे मामा जी भयानक काम करते थे, मूवी देखने जाते थे, मूवी देख वहां मतलब 3 शो का टिकट काट के सो जाते थे अंदर। बोलते थे बाहर अगर रूम भाड़ा पे लेता ना तो हमको पर डे का 1,000-1,200 रुपया भाड़ा लगता है, वहाँ 150-150 रुपया वाला ये आइनॉक्स सीन ये सब में उस समय 70-80 रुपया टिकट हुआ करता था मूवी का, तो 70-80 का 3 टिकट काटा, पूरे दिन का 240, 3 शो का, सो जाते थे अंदर, पिक्चर देखते ही नहीं थे, 3 शो में एक भी शो नहीं देखे। तो बुद्धि एसी का यूज का बुद्धि। तो पॉइंट इज सर
ये लोग आपको ना बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं। एक्चुअली में थोड़ी ना 70 जगह भाड़ा हो जाता है सर उतना सा 4 बाई 4 फुट के दुकान का, लेकिन सर वो लोग बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं। तो यानी यहाँ पर ये सेग्रीगेट करना नामुमकिन हो रहा है ना कि किस फैसिलिटी का कितना भाड़ा। सर इम्पॉसिबल, यही अलग करके समझना। तो अब किस दुकान का कितना आदमी ने लिफ्ट यूज किया थोड़ी ना कोई देख सकता है, कितना उस मार्केटिंग के कारण तुम्हारे दुकान में आया और कितना लोग खुद से खरीद के तुम्हारे दुकान में आया था। तो सर यहाँ पे जो वो रूम का भाड़ा भी ले रहे हैं ना, प्लस जो फैसिलिटी का भाड़ा है, सब कुछ एक साथ ले रहे हैं, वो पूरा का पूरा या तो पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब डिपेंड करता है अगर ये तुम्हारा काम है तो पीजीबीपी, और अगर तुम्हारा अदर एक्टिविटीज है बस ये तुम ऐसे ही कमा लिया एक मॉल बना के, ये तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है ना। जैसे पीजी में घर लेते हैं ना लोग, पीजी में है ना, पेइंग गेस्ट बनते हैं ना लोग, पीजी में स्टूडेंट लोग रहता है अलग अलग एरिया में, तो बेटा वहां तो भाड़ा ही मिल रहा है एक तरीके से, लेकिन वो भाड़ा में तो खाना एन टेन सब इंक्लूड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, खाना, अगर वहां रूम में एसी दे रहे तो एसी चार्ज, तो सब उसको कहाँ ले जाएंगे। देखो यहाँ पे इसीलिए बोला कि एग्जांपल में दिया, रेंट फ्रॉम पेइंग गेस्ट इज जनरली टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। क्योंकि इसीलिए हमने क्या लिखा, लेटिंग और बिल्डिंग विद अदर इन सब, ये तो सर्विसेज का बात किया। अब अगर तुमको एसेट दे रहे हैं साथ में, जैसे मशीन या फर्नीचर, बोल रहे हैं लेटिंग इज ओनली फॉर बिल्डिंग इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर पार्टी, देन सम रिसीव्ड एज रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज इज चार्जेबल फ्रॉम बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इवन इफ द कंपोजिट रेंट इज सेग्रीगेबल। एग्जाम्पल, लेटिंग आउट ऑफ होटल रूम एंड ऑडिटोरियम। होटल रूम, ऑडिटोरियम, ये सब जगह तो तुमको बहुत सारा चीज साथ में मिलता है ना, तो ये सब भी कहाँ जाएगा, चाहे सेग्रीगेबल है तो भी कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी या अदर सोर्स। वो बाद में बात करेंगे पीजीबीपी की अदर सोर्स। बट फिलहाल यही समझो सर, होटल में जो रूम लेते हैं हिसाब से तो तुमसे रूम भाड़ा ही बोल के ले रहे हैं ना, लेता तो रूम रेंट ही है, लेकिन क्या खाली रूम रेंट होता है, नहीं सर, उसके अंदर एसी वेसी फर्नीचर वर्नीचर सभी मिलता है, आपको वहाँ ड्रॉवर भी मिलता है, सेपरेट अलमारी भी मिलता है ना, सामान रखने के लिए। चार्जेस तो हर चीज का ही है, वरना ऐसे 1000 रुपया पर डे कोई रूम भाड़ा होता है क्या? 1000 रुपया पर डे मतलब 30 दिन का 30,000 रुपया महीने में कौन एक रूम किराए पे लेके रहता है? कोई नहीं। तो पॉइंट इज सर, ये सब आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं माना जाए। तो सिंपल बात है सर, अगर दोनों का अलग अलग चार्ज ले रहे हैं और ये पेइंग गेस्ट या आप होटल ऑडिटोरियम का बात नहीं कर रहे हो, तो अगर सेपरेट कर सकते हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा रूम रेंट और बाकी इनकम पीजीबीपी अदर सोर्स। लेकिन अगर आपका अलग ही नहीं हो सकता तो सब कुछ पीजीबीपी अदर सोर्स। लेकिन अगर आपका पीजी, होटल, ऑडिटोरियम ये सब है, बड़ा बड़ा मॉल, शॉपिंग मॉल ये सब है, तब सर सेपरेट हो या नहीं हो, सारे सिचुएशन में कहाँ चला जाएगा, या पीजीबीपी या अदर सोर्स। बात क्लियर? हाँ सर। एक और छोटा सा टॉपिक है, को ओनरशिप है। को ओनरशिप क्या होता है सर? दो भाई ज्वाइंटली मालिक है प्रॉपर्टी के, पापा दोनों के नाम प्रॉपर्टी करके गया। यहाँ क्या बोला था कि 2 or more person owns a house property jointly, then they are known as co-owner. If individual share of each co-owner is definite, किसको कितना भाड़ा मिलेगा ये डेफिनेट है, या किसके हिस्से में कितना घर गया ये पहले से बंटवारा किया हुआ है, देन तो सेपरेट सेपरेट चार्ज होगा। ठीक है ना। तुम जितना कमा रहे हो या तुम्हारे हिस्से में जितना प्रॉपर्टी है उसका भाड़ा तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल। लेकिन अगर सर नहीं सेपरेबल है तो क्या करना चाहिए? जिसके हाथ में पैसा आ रहा है ना, जिसके हाथ में पैसा आ रहा है टैक्सेबल वही हो जाएगा। बात समझ में आया? जिसके हाथ में पैसा आ रहा है पूरा उसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सेपरेबल है तो अलग अलग कर लो, एग्रीमेंट कर लो। इसीलिए पता है, दो भाई अगर होगा ना और एक ही पूरा भाड़ा आ रहा है तो तो एक ही आदमी के हाथ में रहे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा चुपचाप तुम ही टैक्स दे दो, बोलेगा अरे हम तो फंस गया,
मेरा ऑलरेडी और सोर्स से इनकम पहले ही बहुत सारा है, फिर ये भी जोड़ लेंगे तो मेरा तो भयानक इनकम हो जाएगा। तो लोग क्या कहते हैं, आपस में एग्रीमेंट ही कर लेते हैं कि इतना भाड़ा तेरा, इतना भाड़ा मेरा। अब भले पूरा मेरे हाथ में आ रहा है, बट एग्रीमेंट हो गया है, तो थोड़ा बहुत तुम टैक्सेबल, थोड़ा बहुत तुम टैक्सेबल। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर जिसके हाथ में भाड़ा आ रहा है वो टैक्सेबल। बात क्लियर? हाँ। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है, हाँ, पार्टनर्स प्रॉपर्टी यूज बाय द फर्म। बहुत बार ऐसा होता है ना, पार्टनर बोलता है मेरा रूम को ऑफिस बना लो, तो द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म शुड बी रिगार्डेड एज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या मानते हैं, फर्म और ओनर के अलग अलग होता है क्या? दोनों एक ही एंटिटी माना जाता है? हाँ बिल्कुल। सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट होता है। बाकी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, ये सब सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोला था, बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म शैल बी रिगार्डेड एज, क्या मान लिया जा रहा है कि सभी पार्टनर मिलकर ही कैरी कर रहे हैं। Thus, annual letting value of a property belonging to the SSE, which is in occupation of the firm, is with the SSE is the partner, is not included in income of the SSE. फिर ये पार्टनरशिप में जाएगा, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर भाड़ा प्रॉपर्टी का आ रहा है कोई तो पार्टनरशिप बिजनेस के पास ही जाएगा। क्लियर है मेरा बात? पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। प्रॉपर्टी है स्टॉक इन ट्रेड से, बिल्डर लोग होते हैं, बहुत सारा फ्लैट बना लेते हैं, धीरे धीरे बेचते रहते हैं, वो उनका गुड्स हो गया ना। जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो मेरा गुड्स होता है, तो यानी हम उसको स्टॉक की तरह हेल्ड कर रहे हैं। तो सर क्या होगा, नॉर्मली इनकम टैक्स में देखिए सर, इनकम पे टैक्स होता है। 100 फ्लैट हम बना के रख लिया, बिका नहीं अभी तक, घर खाली पड़ा है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर एक्सेप्शनल है सर। यहाँ बोलते हैं कि अगर आपका घर भाड़ा नहीं भी लगा तो भी उसको हम डीम लेट आउट मान के रेंट लगा देंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, है ना। तो सर यहाँ तो बिल्डर फंस जाएगा। 100 फ्लैट मान लेगा भाड़ा पे लग गया, कमाया कुछ नहीं, मान लेगा भाड़ा पे लग गया, बर्बाद हो जाएगा वो, भाड़ा पे टैक्स दे देते, है ना। 5 साल फ्लैट नहीं बिका, 5 साल तक भाड़ा पे टैक्स दिया जा रहा, भाड़ा कमाया नहीं। इसीलिए बहुत सारा बिल्डर क्या करता है, अगर नहीं बिक रहा है तो भाड़ा लगा देते, कम से कम भाड़ा तो आएगा, जेब से तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ठीक बात? सर अगर बिल्डर नहीं लगाया भाड़ा पे तो उसका मर्जी है, लेकिन उस पर टैक्स लगा दे रहे तो ज्यादती लग रहा है उसके साथ, क्योंकि वो तो उसका गुड्स है। तो यहाँ पर एक बात बोला, 2 साल तक, डिपार्टमेंट बोला 2 साल तक, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मान लो मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला 1 नवंबर 2022, फाइनेंशियल ईयर कहाँ खत्म हो रहा है, 31/3/2023, तो यहाँ से लेके 2 साल तक, यानी 31/3/2025 तक इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, एग्जम्पशन दे देंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी तुम्हारा न बिका न तुम भाड़ा लगा रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, टैक्सेबल होगा। कमाओ या मत कमाओ, चुपचाप टैक्स देते रहो। सर इस पीरियड के बीच में ही हम भाड़ा पे लगा दिए तो तब तो सर भाड़ा कमा ही नहीं, तो भाड़ा पे तो टैक्स लगेगा। ये खाली रहने का बात हो रहा है, ऐसा नहीं है कि तुम भाड़ा पे लगा दिया तब भी 2 साल तक ना। बात समझ में आया मेरा, हम क्या बोल गया यहाँ पे? हम 3 बात बोला। नंबर 1 बोला, अगर तुम भाड़ा नहीं लगाते हो तो जिस दिन घर बन के कंप्लीट हुआ उसके फाइनेंशियल ईयर से लेके अगले 2 साल तक तुम्हारे लिए एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। फिर भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो टैक्सेबल 2 साल के बाद से। नंबर 2 पॉइंट, सर अगर उस बीच में भाड़ा पे लगा दिए 2 साल के अंदर ही, तो फिर तो भाड़ा टैक्सेबल हो गए। ये को बोला, वेदर हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, देन एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which the certificate of completion of construction of the property is obtained। आजकल हर बिल्डर को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो तब तक एनुअल वैल्यू क्या मानेंगे, 2 साल तक नील। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एफोर्सेड पीरियड, ऊपर वाला 2 साल खत्म हो गया, तब कंप्यूटेड एज टैक्सेबल एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज पर
द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, यानी टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी है। क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, पढ़ने लायक। बोलता है कि टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑन एक्चुअल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। रूल तो यही है, तुम्हारा एनुअल वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, एक्चुअल इनकम नहीं देख रहा है गवर्नमेंट, कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो। तो इन केस ऑफ क्लब क्या होगा, क्लब का भी तो प्रॉपर्टी है, क्लब भी तो भाड़े पे दे रहे एक तरीके से। विच प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटी एक्सक्लूसिव टू इट्स मेंबर एंड देयर गेस्ट एंड नॉट टू एनी नॉन मेंबर्स। क्लब अपने मेंबर्स को या गेस्ट को बहुत सारा फैसिलिटी दे रहे हैं, आओ खेलो, टेबल टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, बैठो, मैगजीन पढ़ो। इट इज कंसिडर्ड एज नॉन प्रॉफिट सीकिंग पर्सन एंड नॉन रन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस। क्लब को जनरली एनटीओ माना जाता है। सच क्लब इज रनिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड इट्स मेंबर आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ द प्रॉफिट। मेंबर्स को कोई प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं क्या? अभी ऊपर क्या पढ़ के आए थे, अगर तुम किसी एसोसिएशन के मेंबर हो तो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अगर तुमको एज ए मेंबर वो प्रॉपर्टी यूज करने मिल रहा है तो। पढ़े थे ना ऊपर, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन गया तो मेंबर क्यों बना, क्योंकि हम वहां फ्लैट खरीदा है, तो वो फ्लैट से जो भी इनकम आ रहा है मेरे हाथ में टैक्सेबल। और हम मेंबरशिप छोड़ दें, मतलब फ्लैट बेच दें, तो जो नेक्स्ट मेंबर बनेगा उसके हाथ में टैक्सेबल। लेकिन क्लब में भी तो आप मेंबर ही बन रहे हो, तो फिर तो यहाँ पे भी क्लब का प्रॉपर्टी आपके हाथ में टैक्सेबल। सर ये तो गलत लग रहा है ना, फील आ रहा है ना सर, गलत बात हो रहा है। हाउसिंग कोऑपरेटिव का मेंबर बनना एक अलग बात है, क्लब का मेंबर बनना एक अलग बात है। क्लब का तो भयानक बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी होता है, तो हम मेंबर बन गए तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम वहाँ फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, जाके टेबल टेनिस खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो ग्राउंड का भाड़ा मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं ना, नहीं होना चाहिए। हाँ सर नहीं होना चाहिए, तो इनकम टैक्स जो बोला बात सच है। यहाँ पे तुम मेंबर हो लेकिन तुमको उस मेंबरशिप में कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस रह जा रहा है, तो वो वैल्यू ऑफ क्लब हाउस विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखो ना क्लब टैक्स देगा ना मेंबर टैक्स भी। नो टैक्स ऑन क्लब या मेंबर। ठीक है, आज के लिए मोटा मोटी आखिरी टॉपिक। सर कौन कौन सा प्रॉपर्टी को एग्जम्प्टेड माना गया, किस पे हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं लगेगा? पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे ना, एक्स रूलर। जब इंडिया में राजा महाराजा कंसेप्ट खत्म हुआ तो वो लोग बोला हमारा इतना सारा प्रॉपर्टीज है। पुराने जमाने में क्या होता था, एक राजा का मान लो प्रॉपर्टी एक एरिया में वो राज करता है, वो दूसरे एरिया पे अटैक, वहां पे मान लो उसका 3 पैलेस है, अब वो दूसरे एरिया पे अटैक किया, वहां का भी प्रॉपर्टी उसका ही हो गया, तो वहां का भी पैलेसेस उसके हो गए। फिर वो एक और राज्य पे अटैक किया, वहां का भी पैलेसेस उसका हो गया, मान लो वहां पे भी 4 है, तो सब उसका तो 3 + 4 + 4 इतने सारे घर हो गए, है ना। तो जब ये राजा महाराजा कंसेप्ट खत्म होने आया और गवर्नमेंट उनका प्रॉपर्टी एक्वायर किया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी उनके पास छोड़ दिया, बाकी एक्वायर कर लिया। जैसे क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, पुराना एक क्रिकेटर था अजय जडेजा, ये लोग सब राजा महाराजा के खानदान से आते हैं। तुम्हारा सैफ अली खान, तो सर इनको बोला गया एक पैलेस तक, 1 पैलेस तुमको मान लेंगे एग्जम्प्टेड। हाँ तुम उसको भाड़ा पे नहीं लगा रहे हो, भाड़ा लगा रहे हो तब भी टैक्सेबल, भाड़ा नहीं लगा रहे हो तो एक पैलेस तुमको एग्जम्प्टेड। ठीक है, if the ex-ruler has house property and the part of which is self-occupied and remaining is let out, then only self-occupied part is shall be exempted। अगर एक बहुत बड़ा पैलेस है, खुद कुछ एरिया में खुद रह रहा है, कुछ भाड़ा लगा दिया। अरे राजा महाराजा का पैलेस क्या होता था बेटा, पूरा एक बाउंड्री वॉल होता था, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे घर है, तो सबको अलग अलग घर थोड़ी मानोगे। उस बाउंड्री वॉल के अंदर तो छोटी छोटी करके 4-5 बिल्डिंगें बनी हुई है, तो पूरा वो एक पैलेस माना जाता है। तो हो सकता है ना इस पार्ट में हम रह रहे हैं, बाकी पार्ट भाड़ा पे लगा दिए, तो जो भाड़ा पे लगा है वो टैक्सेबल, जिस पार्ट में हम रह रहे हैं वो एग्जम्प्टेड। बात क्लियर? अच्छा, अगर सर मान लीजिए कि बहुत मतलब ज्यादा प्लेस, ठीक है, मान लीजिए उसमें दो बिल्डिंग हम बना के रखे हुए हैं, एक बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, एक बिल्डिंग ऐसी मतलब खाली है, ना ही भाड़ा लगा है ना ही कुछ, तो वो भी क्या टैक्सेबल रहेगा? बिल्कुल, बोला ना 2 को तुम सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हैं,
बाकी सब डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा। पढ़ेंगे इस चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, म्यूनसिपैलिटी, ये सब तो बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है ना, म्यूनसिपैलिटी का तो बहुत सारा ऑफिस होते हैं, वो वहां से भाड़ा भी कमाते हैं। हाँ सर कमाता है, तो सर वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन का तो बहुत सारा बिल्डिंग हो सकता है और वो वहां से कमाई भी कर रहा है भाड़ा पे लगा के, उसके लिए भी टैक्सेबल नहीं है। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनके लिए टैक्सेबल नहीं है। हॉस्पिटल्स, पर्सन हैव प्रॉपर्टी बीइंग रेजिडेंट ऑफ लद्दाख, पता नहीं क्यों अलग से लद्दाख को माफ किया, बट ठीक है नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, खुद को चलो पहले माफ किया। ट्रेड यूनियंस का ऑफिस, फार्म हाउस, ये बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर लोग फार्म हाउस बना के रखते हैं ना, वो लोग वहां जाते हैं रहते हैं, वो उनके लिए टैक्सेबल नहीं है। चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहे हो, भाड़ा लगा के भाड़ा कमा लिए, हम एक एनजीओ चला रहे हैं। अच्छा चैरिटेबल पर्पस मतलब कुछ भी चैरिटेबल नहीं, जो सेक्शन 11 वाला, मतलब तुम प्रॉपर्ली चैरिटेबल एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिए और इनकम टैक्स में पूरा बताया हुआ किसको किसको चैरिटेबल पर्पस मानेंगे। तुम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसे तुम कपड़ा बांट के आ गए गरीब लोगों को, ऐसे तुम एक बिल्डिंग बना लिए जहां लोगों का मदद कर देते हो, वो नहीं, तुम प्रॉपर्ली चैरिटेबल एक्ट में रजिस्टर्ड हो, मतलब गवर्नमेंट तुमको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन माने, तभी बात हो रहा है। उसका हाउस प्रॉपर्टी है तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। और ये तो आप लोग पहले पढ़े थे, यूज फॉर ओन बिजनेस, वो भी एग्जम्प्टेड है। ये सब प्रॉपर्टी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। क्लियर है बात? थ्योरेटिकली सब कुछ खत्म, अब इसके बाद केवल प्रैक्टिकली बचे। इस चैप्टर का थ्योरी वाइज बहुत कुछ था जो पढ़ा गया, इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर लिए, तो क्या होगा, तुम्हारे पास थ्योरी पूरा एक जगह रिकॉर्डेड रह गया इस चैप्टर।